स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जोशीमठ में कई घंटे बाद जाकर आखिरकार बद्रीनाथ हाईवे खुल गया। लामबगड़ के पास हाईवे पर मलबा गिरा था, जिसके कारण ये ब्लॉक था। मलबा हटाने का काम लगातार जारी था। एनएचए ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस रोड को खोल दिया। मानसून सीजन में हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण कई जगह से हाईवे ब्लॉक होने की खबरें आ रही हैं। और लामबगड़ के पास हाईवे पर मलबा गिरा था, जिसे अब हटा दिया गया है। और राहत की बात यह है कि अब ये हाईवे खुल गया है। एनएचए ने काफी मशक्कत के बाद लैंडस्लाइड के इस मलबे को हटाया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काफी दिनों से बंद पड़ा, जिस पर मिट्टी, मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स जगह जगह हो रहे हैं, जिसके बाद हाईवेज ब्लॉक हो जाते हैं, उन पर आवाजाही नहीं हो पाती। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने कि क्रेनों से कैसे बड़े बड़े पत्थरों को, मलबे को वहां से हटाया जा रहा है। कई दिनों तक ये काम चलता रहा। अब आखिरकार लामबगड़ के पास जो हाईवे है, जिस पर मलबा गिरा था, उसे खोल दिया गया है। अब वो पूरी तरह से क्लियर है। बारिश के मौसम में अक्सर ये घटना होती है। तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है। मिट्टी का मलबा, पत्थर, सब कुछ, टूटी हुई चट्टानें हाईवे पर या मुख्य मार्ग सड़कों पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि वहां रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर काफी दिनों तक इस मलबे को हटाया जाता रहा, क्रेनें लगाई गई। आप देख सकते हैं कि कितना जोखिम भरा ये काम रहा, लेकिन अब ये हाईवे खुल गया है। उधर बड़कोट में यमुना नदी के बीच से बनाया गया वैकल्पिक मार्ग फिर से पानी में डूब गया है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के सामने परेशानी कितनी बड़ी है। दरअसल यमुना नदी पर पुल बन रहा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। इस वजह से जी कितना पानी आ रहा है, हमें ऐसे आना पड़ रहा है पानी में। को दूसरे गाड़ी पलट गई। दूसरे 12-1 बजे करीब यहाँ पे गाड़ी पलट गई थी पानी में। वो फिर हमने मशीन से खिंचवाई, बाहर निकलवाई। यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया, यही वैसे ही हो रहा है कि पानी आता है ज़्यादा। मजबूर हो रहे हैं हम, ऊपर से सामान लाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं। नितिन चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जान जोखिम में डालकर ये सफर कर रहे हैं लोग। हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे टायर पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन गाड़ियां एक से दूसरी तरफ जा रही हैं और पुल ना होने से ये परेशानी लगातार चल रही है। तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन कर रहा है क्या? देखिए, आज तो ये तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक जो वाहन है, अपना वाहन किस तरीके से नदी पार करवा रहा है। ये मान के चलिए कि अगर हल्की सी अगर चूक हो जाए तो गाड़ी फंसने में देर नहीं होती। और पिछले दिनों हमने देखा भी है कि जो ये खरादी नंगानगांव मोटर मार्ग का जो रोवाड़ा पुल के पास जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, और यमुना नदी के जो बहाव में ये मार्ग पूरी तरीके से बह गया था, या फिर उसमें वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद से जो तस्वीरें जो सामने आ रही थी, कभी वाहनों का फंसना, उसके बाद अगर आप इन तस्वीरों में अगर गौर करें तो जो स्थानीय लोग हैं, धार मंडल के करीब 1 दर्जन से ज्यादा के गांव के लोग हैं, उनकी आवाजाही रोजाना इसी रास्ते से रहती है। घुटने के बराबर पानी है, और ऐसा पानी जो स्टैंड नहीं है, बल्कि वो बह रहा है। बहते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी तेज धारा यमुना की है, और ये लोग अब मजबूरी में यमुना नदी को पार करने में मजबूर है। और जहां तक अगर बात रही प्रशासन की, प्रशासन द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा एक जेसीबी मशीन से जो मलबा यानी कि जहां तक पानी का जो रुख बदल रहा था, उसको किसी तरीके से नदी के अपने मूल प्रवाह पे कोशिश की गई इसको मोड़ने की। लेकिन अभी जैसे जैसे रात को बारिश हो जाती है, अब पानी बढ़ जाता है, मुसीबतें और ज्यादा हो जाती है। वाकई में नितिन, और दिक्कत यह है कि जो वैकल्पिक मार्ग है ये भी टेम्परेरी है, उसमें भी बारिश का पानी आ जाता है, तो लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। शुक्रिया अपडेट के लिए। उधर कोटद्वार में भूस्खलन की वजह से सड़क का एक हिस्सा खोह नदी में समा गया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 534 दुगड्डा चूनाधारा के पास बंद हो गया। सड़क टूटने की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं। आवाजाही बंद होने के बाद प्रशासन जेसीबी की मदद से वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बारिश के मौसम में अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर रास्ते बंद हो रहे हैं।
प्रशासन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन असल दिक्कत लोगों के लिए है जो एकदम से ही मुख्य मार्ग या शहरों से कट गए हैं। कितनी परेशानी, टू व्हीलर पर लोग लद कर जा रहे हैं, रास्ते में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, आधी सड़क टूट चुकी है, नीचे गहरी खाई है, तो देखिए कितना बड़ा रिस्क लोगों के लिए। दुगड्डा चूनाधार के पास ये सड़क टूट गई है, जिसकी मरम्मत का भी काम किया जा रहा है, लेकिन तब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था क्रेनों की मदद से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अधिकारियों से नाराज हो गए हैं श्रम वन मंत्री हरक सिंह रावत। मदन कौशिक के बाद भी हरक की अफसरों से नाराजगी देखी गई है। अपने विभाग के सचिव पर नाराज हुए हैं हरक सिंह रावत। श्रम विभाग के काम को लटकाया गया, ये आरोप लगा रहे हैं हरक सिंह रावत। अपने विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा से हरक सिंह रावत नाराज हैं। तो अधिकारियों से नाराज हुए श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और उन्होंने कहा है कि उनके काम को, जो श्रम विभाग का काम है, उसको लटकाया गया है। अपने विभाग के सचिव पर उन्होंने नाराजगी जताई है। इससे पहले मदन कौशिक भी अफसरों पर नाराज हो चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे वो मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बात को लेकर मैंने सचिव रंजीत सिन्हा से बहुत नाराजगी व्यक्त करी कि भाई ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ, ये महामारी के दौरान सेंटर बंद हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेंटर चले, एग्जाम हो गया और उनका आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप जब कहो कि साहब अटेंडेंस चेक करेंगे हम, तो आपने एग्जाम से पहले क्यों नहीं अटेंडेंस चेक करी? मैंने ये अब सिन्हा जी कहना यह है कि भारत सरकार से पैसा कमाया, 2 ही करोड़ रुपया आया, तो मैं इस बात पे नाराज़गी व्यक्त की है कि भाई जिन लोगों ने सेंटर चलाया है, अब वो सब लोग मुझ पर रोज़ आ रहे हैं, रोज़ मुझसे कह रहे हैं साहब अब बेचारों ने पैसा भी खर्च किया, टीचर्स को सैलरी भी दी होगी, स्टाफ को सैलरी दी होगी, बिल्डिंग का रेंट होगा, इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो एक दिक्कत है सबके सामने। और मैंने इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि भाई ऐसे कैसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। तो नाराज हो गए हैं हरक सिंह रावत। श्रम विभाग के सेक्रेटरी है उन पर रंजीत सिन्हा, और उनका कहना है कि विभाग के कई कामकाज हैं जो नहीं पूरे हो रहे हैं, वो अटके हुए हैं। हरक सिंह रावत ब्यूरोक्रेसी से नाराज हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो पहले मदन कौशिक, उन्होंने कुंभ मेले से संबंधित जो अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, वहां पर नाराजगी जताई थी ब्यूरोक्रेसी से और कहा था कि टाइम पर ना मीटिंग में आते हैं, लापरवाही उनके कामकाज में देखी जा रही है, और वो गुस्से में मीटिंग भी छोड़कर चले गए थे। और अब वैसा ही आरोप मंत्री हरक सिंह रावत भी लगा रहे हैं। उनका भी कहना है कि श्रम विभाग के काम लटके पड़े हैं, अधिकारियों का लापरवाह भरा रवैया है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो कामकाज पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। ये बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। हमने आपको सुनवाया भी क्या कुछ उन्होंने कहा। श्रम विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा, उन पर नाराजगी जताई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, पहले मदन कौशिक और अब हरक सिंह रावत भी ब्यूरोक्रेसी से नाराज हैं। किस तरह के काम पेंडिंग हैं और साफ साफ वो जो लेबर सेक्रेटरी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लापरवाह है, काम नहीं हो रहा है विभाग में? आस्था, देखिए ये जो मसला है जिस पर हरक सिंह रावत अपने सचिव से बेहद नाराज हैं, ये मसला स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। तो स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो हरक सिंह रावत के पास है, और जो रंजीत सिन्हा है उसके सेक्रेटरी हैं स्किल डेवलपमेंट के। चूंकि यहाँ स्किल डेवलपमेंट को लेबर डिपार्टमेंट में ही रखा गया है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी रंजीत सिन्हा के पास है। अब स्किल डेवलपमेंट आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली एक योजना है, ताकि यूथ स्किल हो सके और आत्मनिर्भर बने और स्वरोजगार का एक रास्ता उनके लिए खुले। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में स्किल डेवलपमेंट के जितने सेंटर हजारों युवाओं ने खोले थे और लाखों जिन युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, वो सब डूब गए हैं। और जिन लोगों ने कर्जा लेकर, लोन लेकर सेंटर्स चलाए थे, तो वो
उनको भुगतान नहीं हो रहा। बेसिक बात यह है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, फिर कोविड-19 में दिक्कत हो गई। तो देखिए हरक सिंह रावत जी ने एक बहुत अच्छा इशारा ये किया है कि जब मैंने सचिव को भुगतान के लिए उन सब के लिए कहा, चूंकि उन्होंने ये भी बताया कि मैं जहाँ भी पहाड़ में जाता हूँ तो लोग मुझे घेर लेते हैं, उन्होंने छोटे छोटे सेंटर खोले हुए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है और वो भवनों का किराया और स्टाफ का वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्होंने देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मैंने जब सचिव से कहा कि इनका भुगतान कर दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं अटेंडेंस चेक करवा रहा हूँ। तो ये तो बहुत लॉजिकल बात है, अटेंडेंस चेक तो एग्जाम से पहले ही होती है। तो ये चीज़ सचिव की सत्यनिष्ठा पर संदेह पैदा कर रही है कि आखिर उनके भुगतान रोकने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। और इसके अलावा देखिए आस्था, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई, अफसर सुनते नहीं, ये बहुत पुराना जुमला है और इसके कई तरह के कारण होते हैं। कई बार मंत्री अपनी जगह गलत होते हैं, कई बार सचिव को ऊपर से निर्देश होता है कि मंत्री की सुननी नहीं है। तो राजनीतिक राजकाज की व्यवस्था में ये तमाम चीज़ें होती है। लेकिन जो हरक सिंह रावत कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के अगर विजन को यहाँ दिक्कत हो रही है, प्रधानमंत्री के विजन को यहाँ बिल्कुल उसमें अवरोध बन गए हैं सचिव, तो ये एक वाकई गौर करने लायक बात है। इस पर मुख्यमंत्री को भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ी वैसी बात है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को गिनाते हैं और कि उनका फोकस रहा है, स्किल डेवलपमेंट में हम ये करने जा रहे हैं और जब से इतना चुनाव जीतकर सरकार आई है, स्किल डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री बार बार करते रहे हैं और इसे देशव्यापी एक बड़ी मुहिम की तरह चलाने की प्रधानमंत्री को ये योजना है, जिससे युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले और आत्मनिर्भर बने। तो ऐसे में प्रदेश में अगर ये हाल है, इस तरह के सवाल है, तो जल्दी इन पर ध्यान देना होगा। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो खबर क्या है इससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें। एबीपी गंगा पर हरीश रावत के बयान से खलबली मच गई। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हरदा पर बयान सामने आया है। ऐसे में इस तरह के बयान ठीक नहीं, ये कहना है इंदिरा हृदयेश का। कौन बागी घर वापसी को तैयार है, नाम बताएं हरीश रावत। तो इंदिरा हृदयेश जो कि कांग्रेस की नेता है, नेता प्रतिपक्ष इस वक्त है और अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि इस तरह के बयान ठीक नहीं है। कौन बागी घर वापसी को तैयार है, जरा नाम बताएं हरीश रावत। जो लोग कांग्रेस से गए थे उनके बारे में जो टिप्पणी की, तो ये ठीक है, वो पुराने साथी होने के नाते ये शब्द कह सकते हैं, परंतु ये अधिकार ना मेरा है, ना प्रदेश अध्यक्ष का है, ना स्वयं श्री हरीश रावत जी का है। इसका निर्णय हाईकमान करेगा। और जब ये प्रकरण, अभी तो मुझे ये भी पता नहीं किसने कहा हम ज्वाइन करेंगे, अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ आ रहे हैं। जब ये प्रश्न उठेगा तो ये सारा प्रकरण हाईकमान तक जाएगा और ये हाईएस्ट लेवल पर तय होगा। जो वो तय करेंगे उसका पालन हम सभी को करना है और सभी करेंगे। तो मेरे राय में इस समय कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, न उचित है न सम्मानजनक है। हम जो परिस्थितियां बीत गई उसे सबको मालूम है। वो परिस्थितियां आज भी राजस्थान में कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। तो बहुत अच्छा हो इस समय हम इस प्रकार की टिप्पणी न करें। हमें कांग्रेस को बल भी देना है और आगे वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों से आगे लड़कर चुनाव भी जीतने हैं। तो इंदिरा हृदयेश को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे ले जाना है, सबको साथ में रखना है, इस पर बल होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए और उस तरह के बयान अभी ठीक नहीं है। ऐसे समय में इस तरह के बयान अभी नहीं देने चाहिए, ये कहना इंदिरा हृदयेश का। हरीश रावत जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सेंटर में मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि कोई अगर वापस आना चाहता है कांग्रेस के अंदर, जो छोड़कर गया था, उस घर वापसी करना चाहता है तो उसका स्वागत है। अब उसी बयान को आड़े हाथों लिया है यहाँ पर इंदिरा हृदयेश ने। सीधे रुख करते हैं, अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उस बयान को आड़े हाथों लिया इंदिरा हृदयेश ने, इसे किस तरह समझा जाना चाहिए? आस्था, देखिए सियासी तौर पर अब दो धाराएं बह रही हैं। अभी एक दिन पहले तक एक ही धारा बह रही थी, अब दो धारा शुरू हो गई हैं और ये दूसरी धारा, ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस का, ये वो धारा है क्योंकि कांग्रेस में यहाँ साफ साफ तरीके से दो धड़े हैं। एक हरीश रावत का धड़ा है और एक प्रीतम सिंह और जो लीडर अपोजिशन हैं इंदिरा हृदयेश, उनका धड़ा है। तो हरीश रावत, चूँकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वो इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। और हरीश रावत ही नहीं, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश वो भी जानते हैं कि जो ये 10-11 लोग यहाँ में छोड़कर गए थे,
थे, तो अगर वो कांग्रेस में होते तो ये इतनी सीटें जीतना तो लाजमी था और कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती जितनी हुई थी। अब दो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं कि एक तो हरीश रावत ने जो एक शुरुआत की थी कि ये माफ़ी मांगे कांग्रेस से, उत्तराखंड की जनता से, तो वापस आ सकते हैं, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। और दूसरी जो प्रीतम सिंह का हल्का फुल्का विरोध और नेता प्रतिपक्ष का आज बिल्कुल मुखर होकर हरीश रावत के खिलाफ एक विरोध जैसा स्वर उठ जाना, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है और वो टोटल पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो उत्तराखंड में इस समय चल रही है। तो चूंकि अभी वाकई तो जो दो धड़े हैं, दो धड़े हैं इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर, और जो दूसरा धड़ा प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश, वो भी अब पूर्व मुख्यमंत्री पर जिस तरह सवाल उठा रहा है, तो आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर किस तरह की हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है, उसका एक बड़ा संकेत भी यहां से मिलता दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए अजीत। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर खास बातचीत में क्या कहा था। राज्य के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए ये जो उन्होंने काम किया है वो उनका कुकृति है, उन्होंने पाप किया है। वो यदि उस पाप के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं, क्योंकि दल बदल का कानून अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में महापाप था। उन्होंने कहा हमने उस महापाप पर को कड़ाई से रोकने के लिए कानून में संशोधन कर दिया है। ये उनके पार्लियामेंट में शब्द हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो दल बदल के लोकतंत्र के अपराधी हैं और साथ साथ राज्य के अंदर एक अस्थिरता लाने का उन्होंने प्रयास किया। हम एक साल का जो लास्ट का था 2016 का, वो एक अस्थिरता का वर्ष रहा। हमारा बजट गायब हो गया, हम योजनाओं को ठीक से चार एक महीने सब चीज़ पीछे चली गई। तो वो सब चीज़ों के वो दोषी है, उसके लिए राज्य से माफ़ी मांग ले। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। लगातार दूसरे हफ्ते भी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन का देहरादून में कितना असर है, हमारे संवाददाता रवि कैंथुरा की इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दूसरे हफ्ते भी शनिवार और रविवार को 4 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अभी तक प्रदेश के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ऐसे में इन 4 जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस बार इस हफ्ते पुलिस और भी ज़्यादा मुस्तैद और भी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है। तमाम लोगों से जो है बातचीत की जा रही है, उनको समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि अनावश्यक तरीके में लॉकडाउन के दौरान वो घरों से बाहर ना निकलें। फिर भी अगर कोई बेवजह घरों से बाहर है तो उन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। आप देखेंगे कि सड़कों पर पुलिस मुस्तैद है, जहां पर भी ऐसे चौक और चौराहे हैं वहां पर बैरियर्स लगाकर तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे बाहर आने का वाजिब कारण भी पूछा जा रहा है। अगर कोई भी बेवजह सड़कों पर बाहर हैं तो ऐसे में पुलिस चालान की कार्रवाई भी कर रही है। इस लॉकडाउन में पिछले हफ्ते के दौरान एक चीज़ बदली है। इस बार मिठाई की दुकानों को भी खोलने की सशर्त इजाज़त दे दी गई है। साथ ही कोविड की जो भी शर्तें हैं उनका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य है। इन तमाम चीज़ों के साथ इस बार मिठाई की दुकानें भी खोली गई हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है। ऐसे में लोग मिठाई खरीद रहे हैं और इसको देखते हुए ये फैसला भी लिया गया है। 4 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन है। अभी अग्रिम आदेशों तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। के बाद रुक अब अगली खबर का करते हैं। नैनीताल में कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमों में शव बरामद कर लिए हैं। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों के शव को बरामद कर लिया है। एक कार हादसे का शिकार हो गई है। इस एक्सीडेंट के बाद लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 लोगों का शव बरामद भी कर दिया गया है। तो जगह हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये कार हादसे का शिकार हुई। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिनके शवों को निकाल लिया गया है। पिथौरागढ़ में एक तरफ बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, तो वहीं दूसरे तरफ कुछ गांव में बारिश के मौसम में दरारें पड़ने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बादल फटने से ऐसी तबाही हुई जिसे ये लोग ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। गांव के पास पहाड़ी में कितनी चौड़ी दरार पड़ी है। मदकोट चुलकोट के बीच डोबरी गांव के ऊपर पहाड़ी में काफी बड़ी दरार आ गई है। दरार पड़ने की वजह से गांव को खतरा है। ग्रामीणों को आशंका है कि आने वाले समय में उन्हें किसी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दोमिक झापुली में भूस्खलन की वजह से गांव के ज्यादातर घरों पर खतरा है। उधर मुनस्यारी के बच्चेपुर में 2 घरों में दरार आने से मकान धराशायी हो सकते हैं। एहतियात के तौर पर इन घरों में रहने वाले लोगों ने मकान खाली कर दिया है, जिन्हें दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के सूचना देने पर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में अब बाहरी राज्यों के लोग भी शामिल हो सकेंगे। नियम और कोविड की शर्तों के साथ यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि कोरोना से ठीक हुए कई लोगों की इच्छा भी चारधाम में आने की है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चारों धामों को दर्शन के लिए खोला गया है। कई लोग जो कोविड से एक तरह से निकल चुके हैं, उनकी इच्छा है कि वो चार धाम पर आएं, उत्तराखंड में आएं, और इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चार धाम को खोला गया है। अब हमें उम्मीद है कि लोग अवश्य यहाँ पर आएंगे और जो उनकी इच्छा है, कई बार हमारे यहाँ लोग अपनी मनौतियाँ भी करते हैं कि भगवान ने उनको जीवित रखा है, उसका धन्यवाद करने भी आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकेंगे और अपने जो उनकी श्रद्धा है, उनके जो भाव हैं, उनको वो प्रकट कर पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।